नवंबर 6 रेंजर्स को कत्ल करने वाले मुलजिम हाशिम अब्बासी, उनकी जमानत आज मंजूर कर ली गई। सुनने में आपको आम सी खबर लग रही होगी, लेकिन जब इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। याद कीजिए 26 नवंबर को जब मासूम पाकिस्तानियों को, निहत्थे पाकिस्तानियों को गोलियां मारकर भून दिया गया था, तो उससे एक रात पहले 26 नंबर चुंगी पर भी फायरिंग हुई थी। याद कीजिए 26 नंबर चुंगी, जहां पर वर्कर्स को मुंतशिर करने के लिए, जी हां वही वर्कर्स जो केपी से निकले थे और बड़ी मुश्किल से इस्लामाबाद पहुंचे थे। याद कीजिए किस तरीके से उन्होंने दरियाए सिंध का जो पुल था, जो अटक को केपी से जोड़ता है, मतलब पंजाब को केपी से जोड़ता है, वहां पर किस तरह कंटेनर्स लगे थे। डीपीओ अटक, उसके बयानात, उसके दावे, उसकी धमकियों को भी याद कीजिए। उन कंटेनर्स को अपने हाथों के साथ हटाया था, गोलियां खाई थी, और पथराव और आंसू गैस की कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती जो इन वर्कर्स पर चली थी। और इन वर्कर्स को अगर खराज तहसीन ना पेश किया जाए तो इससे शायद कम ज़रफ़ी किसी की भी नहीं हो सकती। पीटीआई ने तो पहुंचाना ही है खराज तहसीन, मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को पहुंचाना चाहिए। बहरहाल ये वर्कर्स जो हैं वहाँ से बड़ी मुश्किल ये फस्तायत की जंग, इसके खिलाफ जंग लड़ते हुए जब 26 नंबर चुंगी पर पहुंचे तो उन पर एक दफ़ा फिर फायरिंग की गई। मकसद ये था कि वो डर जाएं और मुंतशिर हो जाएं। वो नहीं डरे, जब आगे बढ़ते गए। याद कीजिए उनकी उस वक्त क़यादत बुशरा बीबी फ्रंट से कर रही थी, लीड कर रही थी, पीछे उनके अली अमीन गंडापुर थे और दूसरे अकाबरीन थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ना ही बुशरा बीबी हट रही हैं और ना ही कारकुनान हट रहे हैं, और रेंजर्स जब कारकुनान के बिल्कुल दरमियान में चले गए और वहाँ पथराव शुरू हो गया, तो रेंजर्स अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से पीछे भागे। जैसे ही रेंजर्स मुड़े, और उस जल्दबाजी में आपको वीडियो याद होगी जिसमें रेंजर्स का एक एहलकार उनकी अपनी गाड़ी से नीचे गिरता है और पीछे से आने वाली गाड़ियों से रोनते हुए चली जाती है। एक तो ये शहादत हुई थी या जान गई थी। उसके अलावा एक हाशिम अब्बासी नामी नौजवान जो लैंड क्रूजर पर आ रहा था, गालिबन एबटाबाद से आ रहा था, इसी जगह पर उसकी भी मुठभेड़ हुई। एक तरफ जो मुजाहिरीन के ऊपर फायरिंग हो रही थी रेंजर्स की तरफ से, उधर से पथराव हो रहा था। आई डोंट नो वो नशे की हालत में था या उससे गलती हुई, उसने बहरहाल 6 के करीब रेंजर्स के एहलकारों को कुचल कर कत्ल कर दिया अपनी उस गाड़ी के नीचे। उसको बाद में पकड़ लिया गया। लेकिन उसी वक्त जो टाउट सहाफ़ी थे, बेशरम, बगैरत का लफ्ज़ चले मैं इस्तेमाल नहीं करता, आप लोग कहते हैं कि सख्त लफ्ज़ होता है, इसलिए मैं ठंडे बेशर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। ये जो ठंडे बेशर्म अबसार आलम जैसे थे, इन्होंने उसी वक्त ट्वीट किया और कहा कि मुजाहिरीन ने रेंजर्स के लोगों को कत्ल कर दिया है, गाड़ियों के नीचे कुचल दिया है। हालांकि ये एक साबिक ब्यूरोक्रेट हैं जिनके बेटे हाशिम अब्बासी, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कुचला था, इनको गिरफ्तार भी किया गया और इनको जेल में भी 6 महीने से ज़्यादा अभी रखा गया और आज इनकी ज़मानत मंजूर हुई। उसकी तरफ तो चलते हैं, लेकिन फौरी तौर पर टाउट्स ने इनके ये जो 6 कत्ल हुए थे उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्थे वर्कर्स पर डाल दी। यहीं पर मामला ख़त्म नहीं हुआ। अगले दिन इनका जनाजा हुआ रेंजर्स एहलकारों का। 26 की सुबह को जब इनका जनाजा हुआ तो उसमें आर्मी चीफ पहुंचे। आपको वो मशहूर ज़माना तस्वीर याद होगी जिसमें आर्मी चीफ, इसहाक डार और शहबाज शरीफ एक ताबूत के अंदर शहीद होने वाले जवान का आखिरी दीदार कर रहे हैं, उनका मुंह देख रहे हैं। उसके ऊपर जो ताबूत के शीशा लगा होता है उसके ऊपर से वो पेपर हटाकर बड़े ही इन्हमाक के साथ, बड़े ही गौर के साथ उनका चेहरा देख रहे हैं। जी हाँ, ये वही जवान था जो शहीद हुआ था इस हाशिम अब्बासी साहब के मुबैना तौर पर गाड़ी के नीचे आके। लेकिन फिर ये वहां पर मुंह क्यों देखा जा रहा था? मुंह इसलिए देखा जा रहा था कि तस्वीर बनवानी थी। जी हाँ, आर्मी चीफ और जाहिर है DGISPR का डिपार्टमेंट और तमाम एक वेल थॉट वो सारी की सारी एक्टिविटी थी कि उसमें से सख्त तस्वीर निकले और एक मैसेज भेजा जाए और एक माहौल बनाया जाए, क्योंकि शाम में कत्लेआम किया जाना था। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। हालांकि अमूमी तौर पर ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि गाड़ी के नीचे कुचले गए आर्मी चीफ को तो पता था। अब उनका आखिरी दीदार, और वो भी एक ताबूत पर, जवान तो कई थे, एक ही जवान का दीदार करना और तीनों का इकट्ठे दीदार करना और इतने इन्हमाक के साथ और उस तस्वीर को खींचे जाना, और आर्मी चीफ की तनी हुई बॉडी भी उसमें मौजूद है, और इस सारी बात से एक मैसेजिंग की जा रही थी, एक माहौल बनाया जा रहा था। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर अगली तस्वीर गौर कीजिए। इन्हीं जवानों में से एक जवान के ताबूत को कंधा दिया हुआ है आर्मी चीफ ने, और फिर दोबारा देखिए, बहुत एग्रेसिव उनकी बॉडी लैंग्वेज है, तनी हुई बॉडी लैंग्वेज है, और साथ जाहिर है वहाँ पर शहबाज शरीफ भी है। पूरी की पूरी जो मौजूदा रजीम है उसके बहुत सारे ओहदेदार हैं। आप जनाजा देखें तो उसमें भी बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। हुज हु तमाम इंपॉर्टेंट शख्सियात वहाँ पर मौजूद हैं। आपको क्या लगा कि ये अचानक से पहुँच गए? बहुत दफ़ा आपको पिछले दिनों में हमने बताया कि जो जनाजा हुआ, हमारे जो बहादुर जवान बॉर्डर पर शहीद हुए हैं टेररिस्टों से लड़ते हुए, वहाँ पर शहबाज शरीफ तो पहुँचे, आर्मी चीफ नहीं पहुँचे। ये अभी हमने पिछले हफ्ते आपके सामने रिपोर्ट किया, एन उस वक्त जब वो चोलिस्तान गए हुए थे, उसके आगे पीछे की बात है। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि वहाँ पर तमाम लोग मौजूद थे? क्योंकि एक नैरेटिव सेट करना था।
क्योंकि पता था, प्लानिंग थी कि कत्ल गारत करनी है, उसके लिए ये नैरेटिव सेट करना था, उसके लिए एक बयानिया बनाना था, उसके लिए एक वजह फराहम करनी थी। तो आप सोच रहे होंगे ये सारे लोग फिर मिले हुए थे? नहीं, ज़रूरी नहीं है। इन सब लोगों को किसी कर्नल साहब ने या ब्रिगेडियर साहब ने फ़ोन किया होगा कि सर आज के जनाजे में आपका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जब हम हुकूमत में थे तो हम देखते रहे हैं ये कैसे वेल ऑर्केस्ट्रेटेड काम किए जाते हैं, ISI से या DGISPR से, दोनों तरफ में से किसी एक जगह से फोन गया होगा, वो जो कर्नल साहब लिंक्ड होंगे कि सर आज आपने हर सूरत पहुंचना है, वहां चीफ भी आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उनको नहीं पता होगा बहुत सारे दूसरे लोगों को कि वहां क्यों पहुंचना है, लेकिन क्योंकि वहां से पैगाम आया है तो सारे लोग वहां पहुंचे होंगे। जाना भी चाहिए था, हमारे ही जवान थे, वो हमारे ही भाई थे, कोई पराये तो नहीं थे। उनके जनाजे से, उनकी शहादत का हमें भी दुख है। और हाशिम अब्बासी ने जो गैर जिम्मेदारी से ड्राइविंग की, वो ना होती और हमारे ये जवान बच जाते तो बेहतर था। लेकिन बहरहाल ये जनाजा हुआ, कंधे दिए गए, तस्वीर बनी और उसमें से जो इमेजरी निकली वो आपके सामने है। उसके बाद उसी शाम को वहीं से, उसी जनाजे से ये पैगाम दिया गया और टाउट सहाफ़ियों ने बताया कि आर्मी चीफ बड़े गुस्से में है और उन्होंने कहा है कि इन जवानों की शहादत का बदला लिया जाएगा। और शाम को फिर गोलियां चली और मासूम निहत्ते पाकिस्तानियों को लाइटें बंद करके गोलियां चलाकर कत्ल कर दिया गया। 17 की लाश, 16 या 17 की लाशें दफनाई जा चुकी हैं, बाकियों का भी पता नहीं है। बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो मिसिंग हैं। ये तो थी सारे का सारा नैरेटिव, ये तो था वो सब फसाड जो आपके सामने क्रिएट किया गया। असलियत क्या थी? असलियत आज दहशतगर्दी की अदालत में से निकली है। 6 महीने, जी हाँ, 6 महीने हाशिम अब्बासी को अंदर रखने के बाद आज जमानत दे दी गई। ये वो ड्राइवर था जिसने असल में कुचला था, लेकिन टाउट्स ने पहले मोमेंट से इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाला। सिर्फ टाउट्स ने नहीं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के, मिलिट्री रिजीम के लोग ये सारा कुछ प्लान करते हैं, वो जनाजे पर सारे लोगों को इकट्ठे करना, फिर वो तस्वीर बनवाना, फिर आर्मी चीफ का वो बयान जारी करना, फिर 26 नवंबर की शाम को गोलियां चलना, सब कुछ को इकट्ठा करें तो वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था। हमारी एजेंसियां हमारे ही ऊपर छोड़ी गई थी, मतलब वो एजेंसियां जिन्होंने दुश्मन पर छोड़े जाना था, वो ये सब कुछ अपनी आवाम के साथ कर रही थी। आगे चलते हैं। अब जरा गौर कीजिए, जिस शख्स ने 6 रेंजर्स के एहलकारों को कत्ल कर दिया उसको आज जमानत मिल गई, लेकिन यास्मीन राशिद जो 70 साल से ऊपर उम्र है, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, लातादाद हजारों बच्चों की माओं की वो गायनी डॉक्टर रही हैं, लातादाद डॉक्टर्स को उन्होंने पढ़ाया है, पाकिस्तान की खिदमत की है, एक ईमानदार पॉलिटिशियन है, अब वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है। उनका कसूर सिर्फ ये है कि जहां पर पथराव हो रहा था या नारेबाजी हो रही थी वहां पर वो खड़ी थी और लोगों को रोक रही थी। उन्होंने किसी के घर पर या किसी जगह पर हमले पर किसी को नहीं उकसाया, सिर्फ वो बाहर मौजूद थी, तो आज भी जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल रही। खदीजा शाह को, आयशा भुट्टा को, सनम जावेद को, कई बार राजा को, इन सबको भी साल साल जेलों में गुजारने के बाद जमानतें मिली। आलिया हमजा, उसको आप कैसे भूल सकते हैं, इन सबको भी साल साल जेलों में रहने के बाद जमानतें मिली। लेकिन जो अब्बासी साहब हैं उनको 6 महीने के बाद जमानत मिल गई, क्योंकि उन्होंने 6 रेंजर्स के एहलकारों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर कत्ल किया था। हसान न्याजी को सोचें, जिसका पूरा करियर तबाह कर दिया गया, और बहुत सारे नौजवान, और ब्रिगेडियर अकरम जावेद को कैसे भूल सकते हैं, रिटायर्ड बुजुर्ग ब्रिगेडियर, उनका कसूर यह था कि वो वहां पर मौजूद थे कोर कमांडर हाउस के सामने, जिसको आप जना हाउस कहा जाता है, जहां पर एहतजाज हो रहा था, वो वहां पर मौजूद थे। उन्हें वहां की मौजूदगी की पादाश में पिछले 2 साल से जेल में रखा हुआ है। बेशतर नौजवानों का करियर तबाह कर दिया गया है, जेलों में रखकर मिलिट्री कोर्ट से उन्हें सजाएं दी गई हैं। तो एक तरफ पथराव करने वाले हैं या ज्यादा से ज्यादा किसी ने पतलून लटका दी है, तो उस पतलून का जुर्म, पथराव का जुर्म, एहतजाज का जुर्म इतना बड़ा है कि उनको सजाएं नहीं, जमानतें नहीं, बल्कि 10-10 साल की सजाएं मिली हैं। और दूसरी तरफ हाशिम अब्बासी ने, जिसने अपनी गाड़ी के नीचे 6 रेंजर्स एहलकारों को कत्ल किया है, क्योंकि उसका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, उसे ये 6 कत्लों पर आज जमानत मिल गई है। मैं उसकी जमानत के खिलाफ नहीं कह रहा कि जमानत क्यों मिली, मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, अदालत देख के, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आज ही उसी अदालत में, मीन इस्लामाबाद की एक और अदालत, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 52, जी हाँ 52 पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे, जो पीटीआई के वर्कर्स थे, उनको पेश किया गया, जिनको 26 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें आज भी जमानत नहीं मिली। ये जो 26 नवंबर के पीटीआई के वर्कर्स हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिस पर कोई ऐसा इल्ज़ाम है कि उसने कोई कत्ल गारत की है या कोई सीरियस किसी के ऊपर जख्म भी लगाया है। ये तमाम वो हैं जिन्होंने अपने भाइयों की, अपने दोस्तों की लाशें अपने हाथों में उठाई हैं। इसी तरह 9 मई को भी हमारे 25 लोगों को उस दिन भी शहीद किया गया था, उसके बावजूद हमारे ही लोग जेलें भुगत रहे हैं। तो यहाँ पर गौर ये कीजिए कि जिसने 6 लोगों को कत्ल किया, जिसका जनाजा जिन 6 लोगों का जाके आर्मी चीफ ने पढ़ा, कंधा दिया, बयान दिया, आज उसको माफ़ी मिल गई। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो आम पाकिस्तानी हैं उनको माफ़ी नहीं है। ये वो दोहरा म्यार है। यहाँ पर जसारत करूँगा ये सवाल पूछने की कि ऐसे दोहरे म्यार और जुल्म पर कुरान करीम की कोई आयत है या नहीं है, या कुरान करीम की तमाम आयत जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ को तख्ता मश्क बनाने के लिए इस्तेमाल की जानी है? क्या कुरान करीम की कोई आयत इस बेइंसाफ़ी पर, इस सफाकी के ऊपर, इस जुल्मत के ऊपर भी है या नहीं है? बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं।
अगली खबर जो है वो इसी से रिलेटेड है। जिल्ले शाह, एक स्पेशल बच्चा, खूबसूरत इंसान, मासूम था, इमरान खान से मोहब्बत करता था, पाकिस्तान से मोहब्बत करता था। आप सब उसे जानते हैं। उसकी मेडिकल रिपोर्ट को आपके सामने मैं डिस्कस नहीं कर सकता। मैंने वो मेडिकल रिपोर्ट भी देखी है और उन डॉक्टर से बात भी कर रखी है जिन्होंने वो मेडिकल किया था। जिस तरह का तशद्दुद उस पर किया गया था, कोई हैवान भी ना करे। इंसान तो दूर की बात, बल्कि हैवानों की भी इंसल्ट है कि अगर उनको कहा जाए कि वो ऐसा तशद्दुद करते होंगे। उसको कत्ल किया गया। उनके वालिद का आज बयान आया है। पहले मैं आपको उनके वालिद का पुराना बयान सुनवाता हूँ, सुनिए। कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ना मैं सीएम साहब को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, ना डीआईजी को, ना आईजी को, ना एसएचओ को, ना किसी और को। ये आपने बयान सुना, वो कह रहे हैं कि मुझे किसी पर शक नहीं है, मैंने किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाना, मेरा कोई मुल्जिम नहीं है। वजह क्या बनी वो आज बता रहे हैं। आज उनका नया बयान सुनिए। क्या काम करता है? मैंने कहा जी वो तो मेडिकल ड्राइवर है, तो मोटरसाइकिल पे ही जाता है करीब सारा। तो उसने मुझे कहा यार बाबा जी बात ये है कि जब वो ब्लैक डाला लगता है ना मोटरसाइकिल को, तो वो 300 गज तक जाता है। मैंने कहा अच्छा 300 तक। तो उन्होंने वेरी फर्स्ट डे ही थ्रेटन मी कि भाई जरा ध्यान से बाबा जी आपने बात करनी है। तो मैंने कहा यार मैंने क्या बात करनी है। एक जगह पे मैंने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कोटेशन कोट कर दी थी थाना रेस कोर्स में। तो पंडित साहब ने कहा था द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज फुलिश रिडिकुलस बट वाज वेरी फैंटास्टिक। मैंने कहा यार वो तो कह गया, हमने प्रूफ किया कि हम सही कहा उसने। तो ये देख लें कि यहाँ पर तो जुबान बनती है। तो जैसे फैज साहब ने कहा था ना कि बता हिला हो कलम छिन गई तो क्या काम है, कि खून दिल में डबोली है उंगलियां में, जुबान पे मोहर लगी है तो क्या। अच्छा, हर हल्का जंजीर पे रख दी है जुबान में। इंशाअल्लाह ताला ये लंबी है गम की शाम। आखिर सुना आपने, उनको ये बताया गया कि आपका दूसरा बेटा जो मोटरसाइकिल पर ऑफिस जाता है, अगर वीगो डाला मोटरसाइकिल को हिट करे तो बंदा 300 फुट दूर जाके गिरता है। वालिद ने एक बेटा तो दफना दिया, जो दूसरा बेटा होगा बुढ़ापे का सहारा, अब उसको मरवाना तो नहीं है। जब रियासत गुंडागर्दी पर आ जाए, जब रियासत एक तरफ अपने बयानियों को चलाने के लिए कुरान करीम की आयात की तलावत करे, लेकिन दूसरी तरफ एक मजबूर मजलूम बाप जिसके साथ रियासत को खड़ा होना चाहिए, उसको धमकी दे। और इसमें अगर मैं सिर्फ कहूं कि ये मरियम नवाज इसमें इन्वॉल्व थी, या इसमें मैं सिर्फ कहूं कि इसमें मोहसिन नकवी इन्वॉल्व थे, या इसमें सिर्फ कहूं कि आईजी पंजाब इसमें जो है वो मुलव्वस थे, तो ये गलत होगा। ये लड़ी ऊपर तक जाती है, जनरल साहब तक जाती है, क्योंकि उनके अहकामात के बगैर पुलिस को और सबको इतनी शय नहीं हो सकती थी कि वो एक मासूम लाचार बाप को जब उसने अपने बेटे को दफनाया उसके बाद उसको ब्लैकमेल करें और उससे इस तरह के बयानात जबरदस्ती ले। बहरहाल ये बयान भी आपने देखा। अब आपके सामने एक और मासूम की कहानी रखते हैं, अहमद फराद। हमने कल और परसों भी बताया आपको कि उनकी बीवी के ऊपर झूठा कत्ल का मुकदमा बनाया गया है, उस पर तशद्दुद करके उससे जबरदस्ती जो है वो बयान लेने की कोशिश की जा रही है। अहमद फराद का कोई सियासी एजेंडा नहीं है, वो एक शायर है, वो एक परवाना है, दीवाना है, जो जमहूरियत चाहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहता है, रूल ऑफ लॉ चाहता है, एक कश्मीरी शायर। उसको तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आज उसका आखिरी ट्वीट जब मैंने देखा तो यकीन कीजिए दिल एक दफा टूटा, दिल को खींच पड़ी है। कितना मजबूर हुआ होगा अहमद फराद के, आज उसने लिखा है कि ट्विटर से चंद दिन की या शायद लंबे अरसे की अब गैर हाजिरी करूंगा। जब घर की औरतों को ढाल के तौर पर आप पकड़कर इस्तेमाल करें तो कौन नहीं टूटेगा। तो आप खुद ही सोच सकते हैं अहमद फराद की आज वो परेशानी। जिले शाह के वालिद के साथ ये पहले किया जा चुका, आज वही सब कुछ अहमद फराद के साथ दोहराया जा रहा है। जसारत करूंगा उलमा कराम से पूछने के लिए कि क्या इस जुल्म पर कुरान करीम की कोई आयत उतरी है या नहीं उतरी। ये उलमा कराम जरूर बताएं, और उनको बताएं जो हर उस मौके पर तहरीक इंसाफ को इंतशारी कहते हैं और कुरान करीम की आयत पढ़ते हैं, कि उनके इन अमाल के ऊपर कुरान करीम की कौन सी आयत हैं। अब चलते हैं अमेरिका और वहां से आपके सामने अगली खबर रखते हैं। तो अमेरिका में सदर ज़ेलेंस्की जो है उनका और प्रेसिडेंट ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, उनका जो टाकरा हुआ है वो तो आप सबने देख ही लिया है। और उस टाकरे में अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ज़ेलेंस्की चले गए थे वहां से, उनको सदर ट्रंप ने कहा कि आप चले जाएं। आवाज़ जो रेज हुई थी वो आपको एक अब क्लिप आया है जो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी, वो आखिर पर आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब ज़ेलेंस्की वहां से चले गए तो उसके ऊपर अब रिस्पॉन्स आया है। रूस ने यह कहा है कि वो हैरान है कि सदर ट्रंप ने और सदर जेडी वैंस ने, नायब सदर जेडी वैंस ने इतने तहम्मुल का मुजाहरा कैसे किया है। मेन उनके ख्याल में जो ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने बहुत ही वहां पर स्टूपिड बातें की हैं और इग्नाइट करने की कोशिश की है मामलात को। उसके बावजूद ट्रंप ने किस तरीके से इतने तहम्मुल का मुजाहरा किया है, रूस इस पर हैरान है। यूक्रेन से भी रिस्पॉन्स आया है और उन्होंने अपने ही सदर को कहा है कि उसे तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था, बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए था, उसका जो बिहेवियर था वो मुनासिब नहीं था।
जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि मामलात कहां से ऊपर गए थे। लगता तो ऐसे है कि जैसे शायद सदर ट्रंप ने और जेडी वैंस ने उनको एम्बुश किया, लेकिन जब मैं आपके सामने वीडियो रखूंगा तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगी कि आम बात हो रही थी। उसमें ज़ेलेंस्की साहब ने जो जेडी वैंस है उनको कहा कि तुम ऊंचा मत बोलो, और बड़ी ही बदतमीजी के साथ कहा कि तुम्हारे ऊंचा बोलने से हालात नहीं बदलेंगे। वो मौका था जब सदर ट्रंप को गुस्सा आया और उन्होंने बीच में जंप लगाई। ये जरा वीडियो सुनिए। You think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country is Can I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I- You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. in You this know, cabinet, you and haven't not been only allowed. in this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment. You And you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something Maybe new. less. In 2 weeks. Of course, yes. I tell you, Just say thank you. I said a lot of except times that there, thank you except to that, American people. except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. but you see, I think it's good for the American people to see what's going on. देखा आपने, तो ये था वो मोमेंट। और अगर आप इस मोमेंट को ना देखें तो फिर आपको शायद समझ नहीं आती और आप समझते हैं कि शायद ये सदर ट्रंप और जेडी वैंस की तरफ से सब कुछ शुरू हुआ। लेकिन हालांकि ये सदर ज़ेलेंस्की जो थे उन्होंने सबसे पहले पहल की जब उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया कि आप ऊंचा मत बोलें। उससे पहले अमूमी बातें हो रही थी, हाँ बातें तलखी में ही हो रही थी, लेकिन कोई डायरेक्ट अटैक्स नहीं थे। ये जो पहला अटैक किया उसके बाद फिर मामला जो है वो खराबी की तरफ चले गए। बहरहाल ये तो हुआ, ये तो सारा मामला जो है वो हो गया। लेकिन इसमें चलें, यूक्रेन ने भी कह दिया उन्हें तहम्मुल करना चाहिए था। ज़ेलेंस्की ने इनकार कर दिया, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उसने सदर ट्रंप से माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। ये मामला भी हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। ज़ेलेंस्की तो बेचारा फौजी भी नहीं है, कोई जनरल भी नहीं है, उसके मुल्क के पास तो एटमी कुव्वत भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। उसके बावजूद गलत है, सही है, मैं उसको सही नहीं कह रहा, लेकिन चले गलत है, सही है, उसका एजेंडा होगा, उसका प्लान होगा, उसके मुल्क का इसी में फ़ायदा होगा। उसने वहाँ पर बदतमीज़ी करनी पड़ी, अड़ना पड़ा, उसे स्टबन होना पड़ा, जो भी उसने किया। लेकिन अब आपके सामने हम रखते हैं हमारे प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब। उन्होंने इन द लाइन ऑफ फायर में आज किस्मत ज़िमरी साहब ने उनकी किताब का एक तराशा दोबारा से शेयर किया है। ये ज़रा किताब का एक वर्क देखिए, उनकी अपनी किताब है, अपना उनकी जो याददाश्तें उन्होंने लिखी थी उनमें से उनकी किताब में से एक पेज है, इसको ज़रा गौर से देखिए। इसमें वो कहते हैं कि मैं गवर्नर हाउस में एक मीटिंग कर रहा था और मुझे जनरल कॉलिन पॉल का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा आप हमारे साथ हैं या आप दहशतगर्दों के साथ हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हों और ये जंग लड़ें, आप दहशतगर्दों का साथ ना दें। उन्होंने पूरी तफसील लिखी कि वो मैं फ़ोन नहीं लेना चाहता था, मैं गवर्नर हाउस में मीटिंग कर रहा था, लेकिन मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं फ़ौरन फ़ोन लें, वो बात करना चाहते हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मुझे धमकी दी गई। ये खुद लिख रहे हैं वो अपनी किताब में। लेकिन आगे जाकर जनरल मुशर्रफ खुद ही लिख रहे हैं कि इससे भी बड़ी बात तब हुई कि जब उसी दिन DGISI जो है, जब ये जनरल कॉलिन पॉल जो हैं वो फ़ोन कर रहे थे परवेज़ मुशर्रफ साहब को, उसी दिन DGISI पाकिस्तान के जो थे वो वाशिंगटन में थे। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब अपनी किताब में लिख रहे हैं। वो कहते हैं उनसे रिचर्ड आर्मिटेज मिले और रिचर्ड साहब ने उनको कहा कि आप हमारे साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ हैं और या तालिबान के साथ हैं, और अगर आप उनके साथ हुए तो हम फिर आपको इतना बॉम्ब करेंगे कि आपको पत्थर के ज़माने में वापस भेज देंगे। और ये बात DGISI ने फ़ोन करके मुशर्रफ साहब को बताई। तो ना मुशर्रफ साहब ज़ेलेंस्की की तरह जवाब दे सके, ना ही DGISI वहाँ पर ज़ेलेंस्की की तरह जवाब दे सके या अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अड़ सके, बल्कि एक एक फ़ोन के ऊपर, एक एक पैगाम के ऊपर हम लेट गए, हम ढेर हो गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये अब तारीख है जो आपके सामने। मैं ये नहीं कह रहा खड़े होना चाहिए था, नहीं खड़े होना चाहिए था, ज़ेलेंस्की ने ठीक किया, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। हो सकता है लेटना ही ठीक हो, आप सबको लगता हो कि लेटना ही ठीक है, तो चलें आप यही समझ लीजिए। लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने फ़र्क बता रहा हूँ। अब आते हैं, आप कहेंगे कि नहीं ये सिर्फ मिलिट्री वाले दोस्त ही ऐसा करते हैं। अब आपकी जो सिविलियन लीडरशिप थी, ये सबसे पहले ज़रा तस्वीर देखिए नवाज शरीफ साहब की। ये ऐसे ही है जैसे गांव से शीदा मिलने आया हो शहर में बड़े चौधरी साहब को, और वो जाते जाते जब ज़मीन का हिसाब दे और सारी चीज़ें दे दे और मामला शामला, पानी के मामला, गन्ने के मामला, सारा हिसाब किताब दे दे, तो शीदा जाते हुए चौधरी जी एक तस्वीर ना ले लीजिए। तो चौधरी साहब अपना निकलने लगे हो तो कहें ला लाओ तस्वीर एक। सो ये ज़रा माजरत, आपको लग रहा होगा मैं तौहीन कर रहा हूँ आपके वज़ीर आज़म की, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ। आप गौर कीजिए, ये उस वक्त था, ये उस वक्त की तस्वीर है जब हमने कारगिल के ऊपर चढ़ाई की हुई थी और फिर हम खुद ही गए थे कि हमारी जान छुड़वा दें, और ये क्लिंटन साहब ने तस्वीर खिंचवाई थी। और मैं किसी दिन आपको वाक़या सुनाऊंगा कि क्लिंटन के साथ मीटिंग कैसे मिली थी। अमेरिका में जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने मुझे इसकी सारी तफसील बता रखी है, जो सदर क्लिंटन के बहुत करीब थे, कि ये मीटिंग नवाज शरीफ साहब को मिली कैसे थी। लेकिन बहरहाल ऐसे ही चलते चलते तस्वीर थी, ये हालात है। अब आगे चलते हैं। अमेरिका के जो नफीस सदर है पिछले चंद सदरों में, उनमें से एक बराक ओबामा उनको कहा जाता है। उसकी वजह वो एक प्रोफेसर थे, बोलते भी बहुत अच्छा थे, तबीयतन भी थोड़े से नफीस थे, या आज तो चले नहीं कह सकते, लेकिन थोड़े कंपैरेटिवली बुश और दूसरे तमाम सदूर से वो थोड़े धीमे थे।
तो ये ज़रा एक मीटिंग है। अब आप सोचिए, आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं, और आप में से भी बहुत सारे लोग जो ये व्लॉग सुन रहे हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग इनको अपना वज़ीर आज़म और लीडर मानते रहे। ये ज़रा वीडियो देखिए। And Mr. Obama and Mrs. Obama in Pakistan, and Keema and Dal is waiting for you. ये आपने देखा है, ये अमेरिकी सदर के सामने बैठ के ये बातें कर रहे हैं। अब मैंने आपको ज़ेलेंस्की की वीडियो भी दिखाई है, इनकी वीडियो भी दिखाई है। अब मैं आपको कुछ तस्वीर और सिर्फ बॉडी लैंग्वेज, मैं आपको इमरान खान साहब की जो तस्वीर है वो दिखा रहा हूँ। आपने देख लिया। अब आप ज़रा खुद गौर कीजिए कि लीडरशिप जो होती है वो क्राइसिस में ही मैटर करती है। लीडर ने कोई आपके, मेरा मतलब पुल और सड़कें तो बनानी नहीं है, वो तो ठेकेदार बनाते हैं या मेयर शहरों के बनाते हैं। आप नेशनल लेवल का लीडर इसलिए चुनते हैं कि उसने दूसरी दुनिया में जाके आपको रिप्रेजेंट करना होता है। ये जो साहब है, ये उसी रुमाल से नाक साफ करते हैं और फिर उसको मुंह पे मल लेते हैं। नवाज शरीफ साहब की माजरत के साथ बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो हिलरी क्लिंटन को ओबामा की बीवी बना देते हैं, लोगों की बीवियाँ बदल देते हैं। आलू गोश्त से ज़्यादा उनको किसी बात का पता नहीं है। उनकी डिप्लोमेसी आलू गोश्त पे खत्म हो जाती है। पर्चियाँ पढ़ रहे हैं, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। क्लिंटन के साथ भी उनका वही हाल था, ओबामा के साथ भी। मीन ज़माने बदल गए, इनको बार बार वज़ीर आज़म आप बनाते रहे, इक़्तिदार बदल गया। और वो जो छोटा भाई है, ये इस घर का सबसे बड़ा भाई है। नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। वो जो छोटा भाई है वो तो पहले ही बेचारा सारी उम्र एहसास कमतरी में रहा है। सोचें अगर इसको बैठना पड़ जाए ट्रंप के साथ तो इसका क्या हशर हो। और अब मैं एक और सवाल अपने आप से और आपसे पूछ रहा हूँ, और वो सवाल ये है कि आप ज़रा एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर कभी जनरल आसिम मुनीर साहब को इनके साथ बैठना पड़ जाए तो फिर मामला क्या होगा। जो देखने में आया, उनकी अंग्रेज़ी भी मेरी तरह पूरी है, और जो कुछ काम उन्होंने कर रखे हैं उसके बाद मैं और आप, मेरा ख्याल, खुद से ही सोच सकते हैं कि वो मीटिंग कैसी होगी।